सीजन 2 की सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं कि वेडनेसडे डर के मारे उठ जाती है क्योंकि उसने काफी खौफनाक सपना देखा था। ये सब कुछ उसके साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके पास ऐसी पावर थी कि वो किसी का भी फ्यूचर देख सकती थी और अब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड इरिट का फ्यूचर देख चुकी थी कि वो मर जाएगी। और जब वेडनेसडे की आंख खुलती है तो उसके सामने उसकी मॉम होती है और उसकी मॉम अब काफी परेशान थी उसको लेके, क्योंकि अब वेडनेसडे को नॉर्मल सपने नहीं आते। जब उसको सपना आता है तो उसकी आंखों से काले आंसू बहने लग जाते हैं। अब वेडनेसडे अपनी मॉम की बातों से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और उसके माइंड में अब बहुत सी बातें चल रही थी कि आखिर इडिट को कौन मारना चाहता है। वेडनेसडे को लगता है कि अगर ये चीज काले कौवों से जुड़ी हुई है तो गैल्बन ने उसे कहा था कि वो घर आके मुझसे जरूर मिले। वो गैल्बन को मिलने के लिए चली जाती है। थिंक उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो थिंक की बात नहीं सुनती और गैल्बन के घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद जैसे ही वो गैल्बन की चेयर को घुमाती है तो उसे पता चलता है कि गैल्बन को तो पहले से ही मार दिया गया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके दोस्त को मारा गया था। कवों ने उसको बुरी तरह से नोच लिया था। अब वेडनेसडे के पास ऐसी पावर्स थी कि वो देख सकती थी कि गैल्बन को किसने मारा है, लेकिन जैसे ही वो उसको हाथ लगाती है तो उसकी सारी पावर्स ही चली जाती हैं। लेकिन तभी मौका वारदात पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं और वो वेडनेसडे को देख लेते हैं और उसे ही अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस ऑफिसर वेडनेसडे से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही थी, पहली डेथ पे भी तुम मौजूद थी और दूसरी पे भी। तभी वेडनेसडे बताती है कि गैल्बन और मैं मिलने वाले थे। वो आउटकास्ट की मौतों के मुतालिक मुझे कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही मैं उसके घर पे पहुंची तो मैंने उसको मरा हुआ पाया। लेकिन तभी वेडनेसडे के डैड वहाँ पे पहुंच जाते हैं अपने वकील को साथ लेके और कहते हैं कि मेरी बेटी अब तुम लोगों को कोई भी जवाब नहीं देगी। इसके बाद वेडनेसडे के डैड उसको अपने साथ यहाँ से लेके चले जाते हैं। इसके बाद सीन को यहाँ से शिफ्ट किया जाता है और हमें यूजिन का फार्म हाउस दिखाया जाता है। अब यहाँ पे पक्सली निकल के पाई जाता है। यूजिन हैरान हो जाता है कि आखिर तुम मेरे फार्म हाउस पे क्या कर रहे हो। इसी चक्कर में जब यूजिन अंदर जाता है तो क्या देखता है कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर को बंद किया गया है और पक्सली उस मॉन्स्टर को यहाँ पे लेके आया था। जैसे ही वो मॉन्स्टर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है पक्सली उसको इलेक्ट्रिकल शॉक दे देता है जिससे वो एकदम शांत हो जाता है। अब पक्सली को लग रहा था कि ये इतने सालों से भूखा है तो इसे भूख लग रही है तो यूजिन उसको शहद खिला देता है, लेकिन जैसे ही ये ज़ोंबी शहद खाता है तो वो उल्टी कर देता है। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हमें वेडनेसडे दिखाई जाती है जो कि थिंक से बात कर रही थी। थिंक यानी वो कटा हुआ हाथ जो कि हर टाइम वेडनेसडे के साथ होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इसके बाद जैसे ही वो रूम के अंदर जाती है तो इडिट उसे मरी हुई दिखाई देती है। उसका मरना तो तय था लेकिन वो इतनी जल्दी ही मर गई। लेकिन ये प्रैंक था क्योंकि इडिट उसके साथ प्रैंक कर रही थी। इडिट उसे बताती है कि वो ये सब कुछ प्रैंक कर रही है क्योंकि आज प्रैंक डे था, लेकिन वेडनेसडे इस बात को लेकर काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे सच में मालूम था कि इडिट ने आज नहीं तो कल तो मरना जरूर है। इसके बाद वेडनेसडे के फोन पे बार बार मैसेजेस आने लग जाते हैं और मैसेजेस चेक करने पे मालूम होता है कि ये मैसेजेस तो गैल्बन के हैं, लेकिन वेडनेसडे कहती है कि वो मुझे मैसेजेस कैसे कर सकता है क्योंकि वो तो कल मर चुका था। और इसके बाद ये दोनों परेशान हो जाती हैं कि आखिर वेडनेसडे को स्टॉक कौन कर रहा है क्योंकि वो आदमी तो कल मर चुका था और उसके फोन से अब मैसेजेस कौन कर रहा है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बच्चे अपनी पावर्स का यूज करके प्रैंक डे मना रहे थे और एक दूसरे को तंग कर रहे थे। इसके बाद हमें यहाँ पे साइंस के टीचर दिखाए जाते हैं जो कि काफी पुराने टीचर हैं और डॉक्टर हैं, और साथ में हमें स्कूल के प्रिंसिपल भी दिखाए जाते हैं जो कि बच्चों से कहते हैं कि उन्हें प्रैंक डे से नफरत है और प्रैंक डे होना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद वेडनेसडे प्रिंसिपल से क्वेश्चन करती है कि क्या हमारे स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है जो पक्षियों पे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं नहीं, ऐसा हमारे स्कूल में कोई एवियन बच्चा नहीं है। एवियन बच्चा यानी कि पक्षियों पे कंट्रोल करने वाला। और वो बताते हैं कि पिछले 10 साल से हमारे स्कूल में किसी भी एवियन बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। प्रिंसिपल कहते हैं कि उन काले कौवों पे कंट्रोल करने वाला ये जो भी बंदा है ये बाइक का बंदा है, हमारे स्कूल में ऐसा कोई भी बच्चा मौजूद नहीं है। इसके बाद हमें वेडनेसडे का वो पिंक वाला घर दिखाया जाता है जो कि अब उसकी मॉम ने पूरे ब्लैक कलर में बदल दिया था। इसके बाद हम पक्सली और यूजिन को देखते हैं जो कि ज़ोंबी के लिए एक गंदा सा सैंडविच लेके आए थे, ऐसा सैंडविच जिसको स्कूल में कोई भी नहीं खाता था, लेकिन वो बेचारा ज़ोंबी मॉन्स्टर उस सैंडविच को खुशी खुशी खा लेता है। और इसके बाद वो ज़ोंबी मॉन्स्टर मौका देके इस चेन को तोड़ के यहाँ से बाहर भाग जाता है। इसके बाद वेडनेसडे की गैर मौजूदगी में उसकी मॉम उसके रूम में आती है और थिंक को कहती है कि मुझे वेडनेसडे की ये बुक चाहिए, और एडम की वो बुक वेडनेसडे की फेवरेट बुक थी जिसको वो हर वक्त पढ़ा करती थी, लेकिन थिंक उस बुक को बंद कर देता है और देने से भी मना कर देता है। थिंक वेडनेसडे की मॉम से कहता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मैं आपको ये बुक देने वाला नहीं हूँ। वेडनेसडे की मॉम उल्टा थिंक पे भड़क जाती है, तुम्हें हमने वेडनेसडे का ध्यान रखने के लिए रखा था और तुम यहाँ पे क्या करते फिर रहे हो। थिंक अब ये बातें सुन के गुस्सा हो जाता है क्योंकि आज उसका बर्थडे था और उसे किसी ने भी विश नहीं किया था, यहाँ तक कि वेडनेसडे ने भी नहीं। इसके बाद वेडनेसडे एक मेंटल असाइलम जाती है किसी से मिलने के लिए।
और वो मेंटल पेशेंट जिससे वेडनेसडे मिलने के लिए आई थी वो टाइलर था। फर्स्ट सीजन के अंदर टाइलर एक कॉफी बनाने वाला लड़का था, लेकिन सेकंड सीजन के अंदर टाइलर को एक मॉन्स्टर बना के पेश किया गया है। टाइलर काफी सारे लोगों को मार चुका था सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर के कहने पे, और अब उसे इन सलाखों के पीछे इलेक्ट्रिकल शॉक देके कंट्रोल भी किया जा रहा था। अब वेडनेसडे को यहाँ पे शक ये था कि टाइलर का उसकी बाप की मौत के साथ कोई न कोई ताल्लुक तो जरूर है। अब यहाँ पे जब टाइलर को पता चलता है कि उसके बाप की डेथ हो गई और काले कौवों ने उसको नोच खाया, तो ये सब कुछ सुन के वो खुद हैरान था। अब टाइलर की ये सारी बातें सुन के वेडनेसडे को ये तो पता चल गया था कि टाइलर का इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। जाने से पहले वो वेडनेसडे को ये बता देता है कि अपनी दोस्त एडिथ को बचा के रखना, क्योंकि यहाँ से निकलने से पहले सबसे पहले मैं उसी को मारूंगा। अब वेडनेसडे के दिमाग में ये सब कुछ घूम रहा था कि कहीं वो टाइलर तो नहीं जो एडिथ को मारने वाला है। इसके बाद हमें एडिथ को दिखाया जाता है जो कि ब्रूनो को अपने रूम में लेके आती है और उसके साथ काफी बातें करती है। इसके बाद उसको रूम में एक गिफ्ट नजर आता है। जब वो उस गिफ्ट को खोलती है तो उसे पता चलता है कि ये गिफ्ट असल में थिंक के लिए आया है और जो कि उसके अंकल ने भेजा है। उस गिफ्ट के अंदर एक फोटो थी जहाँ पे हमें पता चलता है कि थिंक पहले पुलिस में काम किया करता था और साथ ही साथ एक लेटर भी था। इसके बाद वो थिंक से कहती है कि पूरी एडम फैमिली ही तुम्हारा बर्थडे भूल गई। मुझे बहुत बुरा लगा ये सुन के। वो थिंक को कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। इसके बाद पीछे से ऐसी आवाज आती है जैसे ब्रूनो को किसी ने मारा है और एडिथ को भी किसी ने पीछे से मारा है। थिंक अभी ये सब कुछ देखने ही वाला था कि जल्दी से उसका बॉक्स किसी ने आके बंद कर दिया। इसके बाद वेडनेसडे रूम में आती है तो एडिथ रूम में मौजूद नहीं होती, उसका मोबाइल गिरा हुआ होता है। वो जल्दी से थिंक का बॉक्स खोलती है। इसके बाद वो उसका फोन उठा के चेक करती है तो उसके फोन पे मैसेज आया हुआ था कि अगर एडिथ की जान बचानी है तो जल्दी से इन पहेलियों को सुलझाओ। इसके बाद हम एडिथ और ब्रूनो को देखते हैं जिन्हें सालों से बंद एक टावर के अंदर बांधा हुआ था। अब सोचने वाली बात ये थी कि वो दोनों ऐसी जगह पे कैसे पहुंचे, और हर बार की तरह इस बार भी वेडनेसडे की दोस्त उसके चक्कर में फंस चुकी थी। वेडनेसडे म्यूजिक रूम में जाती है और उसे लगता है कहीं न कहीं ये पजल म्यूजिक रूम से जुड़ा हुआ है, और वो जाके पियानो के पास बैठ जाती है। उसे पता चलता है कि प्ले डेट का मतलब नोट्स हैं। फिर वो जल्दी से म्यूजिक को प्ले करती है। दरवाजा खुल जाता है और वो एक खुफिया रास्ते से टावर तक पहुंचने लग जाती है। वेडनेसडे अब उन दोनों तक पहुंच जाती है। जैसे ही थिंक आगे बढ़ता है तो वहाँ पे एक चीज अनलॉक हो जाती है। अचानक से उनके ऊपर काफी सारे चाकू गिरने लग जाते हैं। थिंक बेचारा वहीं पे अटक जाता है और एडिथ और ब्रूनो पे भी काफी ज्यादा चाकू गिरने लग जाते हैं। अब वेडनेसडे जल्दी से उस पजल के पास जाती है ताकि वो पजल को सॉल्व कर सके। वेडनेसडे अब काफी सोचती है और जल्दी से उस पजल को सॉल्व कर देती है। ऊपर से आने वाले चाकू वहीं पे रुक जाते हैं। वेडनेसडे ने सही टाइम पे उस पजल को सॉल्व कर लिया था, जिसकी वजह से वो सारे चाकू वहीं पे आके रुक जाते हैं और उन दोनों को वेडनेसडे बचा लेती है। अब यहाँ पे जो सामने आती है वो 13 साल की एक न्यू कमर लड़की थी, जिसको हमने इस एपिसोड के शुरू में देखा था। इस लड़की का नाम एडनेस डिमाइल था, जो कि वेडनेसडे की काफी बड़ी फैन निकलती है और वो वेडनेसडे के साथ फ्रेंडशिप करके उसके साथ काम करना चाहती है। अब वेडनेसडे ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि अगर ये छोटी सी लड़की इतना बड़ा मास्टरमाइंड प्लान बना सकती है तो कहीं न कहीं गैल्विन को भी इसी ने ही मारा होगा। वो कहती है कि मुझे सिर्फ वेडनेसडे से फ्रेंडशिप करनी है, मैंने गैल्विन को नहीं मारा, और वेडनेसडे के लिए वो एक गिफ्ट भी लेके आती है और वो होता है गैल्विन का मोबाइल। अब वेडनेसडे को ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर गैल्विन को मारा किसने है। वो लड़की कहती है कि मैं इसमें आपका साथ दूंगी अगर आप मुझे अपने साथ रख लेती हो तो। अब वेडनेसडे कहती है कि अगर मैं टाइम पे ना आती तो तुम तो मेरे दोस्तों की जान ले ही चुकी थी, और साथ ही साथ तुमने मेरी बुक को भी चुराने की कोशिश की थी। लड़की कहती है कि वो बुक वाला तो एक छोटा सा एपिटाइजर था और ये था मेन कोर्स, मैं बस तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी। इसके बाद वेडनेसडे थिंक के पास आती है और बर्थडे भूल जाने पे उसे सॉरी बोलती है और बताती है कि मैं काफी परेशान थी जिसकी वजह से मैं तुम्हारी बर्थडे भूल गई। वो थिंक के लिए बर्थडे गिफ्ट भी लेके आती है, जो कि काफी पुराने टाइम का टॉर्चर टूल था, जिससे किसी भी इंसान को टॉर्चर किया जा सकता था। और फिर थिंक अपनी बर्थडे भूल जाने पे उसे माफ भी कर देता है, और इसी के साथ सेकंड सीजन की सेकंड एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। अब आपसे मिलते हैं थर्ड एपिसोड में।